हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और आज हम लोग चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो बिना देर के शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे: हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टलिज्म, एग्रीकल्चर और उसके सब टाइप्स, ये सारे के सारे, माइनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, मेथड्स ऑफ माइनिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये हमने क्लास 9th 10th 8th और आई गेस 11th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे कि इनकम जनरेट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कौन कौन से ग्रुप होते हैं हम सबको पता है: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़। और इस बुक में हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये चारों सब टाइप होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। प्राइमरी एक्टिविटीज़ किस पे डिपेंडेंट होती है? एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि अर्थ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे लैंड को यूटिलाइज करना, वाटर को, वेजिटेशन को, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके अगर हम लोग इनकम जनरेट करेंगे तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अगर हम लोग इनकम जनरेट करेंगे डायरेक्टली, तो वो कौन सी एक्टिविटीज में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? हंटिंग एंड गैदरिंग, यहाँ से भी हम इन्वायरमेंट से इंटरकनेक्टेड है। इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करके यहाँ पे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं या अपने जो नीड्स है उन्हें पूरा कर रहे हैं। पेस्टरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ईटीसी, ये सारी किस में आ जाएंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। आगे हमारी बुक ने हमसे क्वेश्चन पूछा है: वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एंड प्लेन रीजन्स इंगेज इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग फिशिंग क्यों कर रहे हैं और प्लेन एरियाज में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोस्टल एरियाज वाले फिशिंग करें और कोस्टल एरियाज वाले एग्रीकल्चर करें और प्लेन एरिया वाले फिशिंग करें? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हमारे पास है: व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स विच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन डिफरेंट रीजन्स। ऐसे कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करी जा रही हैं? ऐसे कौन कौन से फिजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटी आ रही है उसका नाम है हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे पहले कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है? हंटिंग एंड गैदरिंग। इसे कहा जाता है इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। वर्ल्ड में सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है वो मानी जाती है हंटिंग एंड गैदरिंग। एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है। द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो क्या कर रहे थे? वो एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को पूरा कर रहे थे डायरेक्टली एनवायरनमेंट को। उनके पास कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। उन्हें व्हीट से बिस्किट बनाना, कुकीज बनाना नहीं आता था। उन्हें कॉटन से कपड़े बनाना नहीं आता था। जैसा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहा था वो उसे वैसा ही यूटिलाइज कर रहे थे। They subsisted on animals which they hunted, the edible plants which they gathered from the forest। उनकी जो लाइफ है बस दो ही चीज़ों से चल रही थी: या तो उन एनिमल से जिन्हें वो हंट कर रहे थे, जिनका वो शिकार कर रहे थे, या ऐसे प्लांट्स जो कि खाने लायक थे, जो कि यूटिलाइज करने लायक थे, जिन्हें वो फॉरेस्ट से गैदर कर रहे थे। इन दो चीज़ों पे ही ये लोग सबसिस्टेड थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हंटिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पीपल लोकेटेड इन हार्श क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। हार्श क्लाइमेट में रहने वाले लोग, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, जहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हंटिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। द पीपल इन कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग आज भी फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम अब जो फिशिंग है वो थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। मैनी एनिमल स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट और endangered ड्यू टू इलीगल हंटिंग और पोचिंग। कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब बचे ही नहीं, जिनकी ब्रीड, जिनकी स्पीसीज बची नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हंटिंग की वजह से हो रहा है। The early hunters used primitive tools made of stones, twigs or arrows, so the number of animals killed was limited. जो अर्लीस्ट हंटर्स थे, जो पहले जो शिकारी थे, उनके पास बहुत मॉडर्न टूल्स नहीं थी, बहुत मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। तो वो पुरानी चीजों से, स्टोन से बने जो उनके पास हथियार थे, भाले थे, उन सारी चीजों से वो क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे। तो पुराने टाइम पे जो हंटिंग थी, इट वाज लिमिटेड। आपको ये याद रखना है। आगे हमारे पास आती है गैदरिंग। इट इज प्रैक्टिस इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है। इट इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इस कैटेगरी में गैदरिंग में कौन कौन सी सोसाइटीज आएंगी? ऐसी सोसाइटीज जो आज भी फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जो टूल्स हैं वो प्रिमिटिव हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है। द यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। जो यील्ड है, जो प्रॉफिट है, यील्ड का मतलब होता है जो प्रॉफिट है या जो बचत है, वो बहुत लो है, ना के बराबर है। ठीक है, या तो है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो यील्ड है, जो प्रॉफिट है, जो बचत है, वो या तो बहुत थोड़ी सी है या फिर है ही नहीं गैदरिंग वाली एक्टिविटी में। गैदरिंग के बारे में आगे हमें हमारी बुक हमसे कुछ बता रही है कि आजकल जो है, इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग हैज बिकम कमर्शियल। आज के टाइम पे गैदरिंग एक्टिविटीज का कुछ पार्ट कमर्शियल हो गया। कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट के लिए हो गया है। पहले तो सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा था, अपने गुजारे के लिए हो रहा था, जिससे सिर्फ अपना पेट भर पाए, जिससे सिर्फ अपने परिवार का पेट भर पाए, अपना घर चल पाए। लेकिन आज की डेट में कमर्शियल हो गया, यानी कि प्रॉफिट बेस्ड हो गया है। Gatherers collect valuable plants such as leaves, barks of trees and medicinal plants and after simple processing sell the product in the market। ये जो गैदरर्स हैं, ये जो गैदरिंग कर रहे हैं, ये वैल्यूएबल प्लांट्स की लीव्स यानी कि पत्ते, बार्स, उनकी छाल, ठीक है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके क्या कर रहे हैं? उनके हल्का सा प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेच दे रहे हैं। दे यूज वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो गैदरर्स हैं, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं। जैसे उसकी बार्क यूज करेंगे, यानी कि जो बाहर की जो छाल होती है, ठीक है, उसे क्विनाइन बनाने में, टेनिन बनाने में, कोर्क बनाने, इन सारी चीज़ों में, अलग अलग पेड़ से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक तरह से एक मेडिसिन है। ठीक है, लीव सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड फाइबर सीटीसी। जो पत्ते हैं उनसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। नट्स फॉर फूड एंड ऑयल ईटीसी। ठीक है, नट्स से क्या बन रहा है? फूड में भी यूज होते हैं, वो ऑयल्स में भी यूज होते हैं, वो सारी चीजें। तो प्लांट्स का यूज करके ये सारी चीजें बन रही हैं। तो आज की डेट में जो गैदरिंग है वो कहीं ना कहीं कमर्शियल हो गई है, आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है और एज इट इज लैंग्वेज आएगी जहां तक चांसेस हैं। गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। ऐसा क्यों है? ये जो गैदरिंग है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ये इंपॉर्टेंट बन सके, ऐसा ना के बराबर है, ऐसा चांस है ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये आपकी बुक आपसे पूछ रही है, क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। तो इसके रीजंस देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। इस एक्टिविटी से गैदरिंग के जो प्रोडक्ट हैं, ये वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों ग्लोबल मार्केट में ये लोग कम्पीट नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, ये जो गैदरिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं? ऐसा इसलिए है, सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइजेज। ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, यानी कि मैनमेड जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, ज़्यादा दिन चलेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और उनका जो प्राइजेज़ है वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। जैसे प्लास्टिक से बनी चीज़ें और प्लांट से बनी चीज़ें, दोनों में फ़र्क होता है। जो प्लांट से बनी चीज़ें हैं, एक तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी और कहीं ना कहीं महंगी भी आएंगी। ऑन दी अदर हैंड प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें हैं
वो लंबे टाइम तक भी चलेंगी और कहीं न कहीं सस्ती भी होती हैं। तो ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं यानी कि जो मैन मेड प्रोडक्ट हैं, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल गैदर्ड प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड वो कम प्राइसेज़ पे मिल जाएँगे, सस्ते भी मिल जाएँगे। सिंथेटिक प्रोडक्ट हैव रिप्लेस्ड मैनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, इन्होंने कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो तो बंद ही कर दिए हैं। जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो बंद ही कर दिए हैं। उनकी जगह क्या आ गए हैं, हम सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं। ठीक है? सो गैदरिंग कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस हो रही है, ये आपके मैप में आएगा। ठीक है? इस चैप्टर में साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि मैप में क्या-क्या आएगा और किस तरीके से आएगा। तो गैदरिंग कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस हो रही है, नदर्न कनाडा में प्रैक्टिस हो रही है, तो नदर्न कनाडा ये रहा हमारा, ये है हमारा नदर्न कनाडा, ठीक है? उसके बाद नदर्न यूरेशिया, ये हमारा डी वाला ऑप्शन है। सदर्न चिली, ऑप्शन सी। अमेज़न बेसिन, ऑप्शन बी। ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये रहा, ऑप्शन ई। नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन जी, ये है। और साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन एफ। ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके लिए मैंने अलग से एक पीडीएफ भी बना रखी है। क्लास 12th की ज्योग्राफी में जितने भी मैप हैं, दोनों बुक से, वो मैंने उसके लिए अलग से एक पीडीएफ बना रखी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। उसे प्रिंट कराओ और प्रैक्टिस करो। मैप में आपको 10 आउट ऑफ 10 अगर लाने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर सकती है। सेकंड हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी आती है पेस्टरलिज्म। पेस्टलिज्म क्या होता है? ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ, बड़ी-बड़ी स्टॉक में, बड़े-बड़े हर्ड्स में, ठीक है? आपने देखा होगा सड़कों पे कई बार, अगर आप हिमालयन रीजन्स में रहते हैं, तो गुज्जर, बकरवाल, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी भेड़-बकरियों के साथ, अपनी गायों के साथ आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मिल जाएँगे, ठीक है? यही है पेस्टलिज्म। देखो क्या कह रही है हमारी बुक हमसे, विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जब ह्यूमंस को ये समझ में आया कि हंटिंग अनसस्टेनेबल है, इस पे आप बहुत टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। रोज शिकार करना, रोज हंटिंग करना, रोज खाने के लिए लाना, वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लें, अगर इन्हें हम पालतू बना लें, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। ना हमें मीट के लिए रोज़ इधर से उधर भागना पड़ेगा, ना हमें दूध के लिए इधर से उधर भागना पड़ेगा। जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो आसान हो जाएँगी कहीं न कहीं। People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions. अलग-अलग रीजन्स में रहने वाले लोगों ने अलग-अलग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, अलग-अलग एनिमल्स को पालतू बनाया, जो उस पर्टिकुलर रीजन में, जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में मिल रहे थे। Depending on the geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level. ये जो पेस्टलिज्म चल रहा है आज की डेट में, ये जो एनिमल रेयरिंग चल रही है आज की डेट में, ये सब्सिस्टेंस के लिए भी चल रही है, यानी सिर्फ अपने यूज के लिए भी चल रही है, और कमर्शियल लेवल पे भी हो रही है, यानी कि बड़े लेवल पे भी पेस्टलिज्म चल रहा है, एनिमल रेयरिंग चल रही है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। ये अगर आपको नहीं पता, तो ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ व्हेन यू डू समथिंग जस्ट टू सर्वाइव और मीट बेसिक नीड्स, जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो सिर्फ आप सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, जो आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, जो आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। और कमर्शियल लेवल पे कोई एक्टिविटी कब होती है, व्हेन यू डू समथिंग मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट और बिजनेस पर्पसेज, जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो प्रॉफिट कमाना होता है या बिजनेस करना होता है, तब हम कहेंगे कमर्शियल लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है? तो ज्योग्राफिकल लेवल पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए एनिमल रेयरिंग आज भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसे सब्सिस्टेंस लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, और कुछ लोग इसे कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। सो नोमैडिक हर्डिंग, वही पेस्टलिज्म, इसे नोमैडिक हर्डिंग भी बोलते हैं या पेस्टरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं, एक ही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इट इज अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। सबसिस्टेंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया, ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने लिए करते हैं, उसे हम सबसिस्टेंस एक्टिविटी बोलते हैं। और ये प्रिमिटिव है, बहुत पुराने टाइम से चली हुई आ रही है। ठीक है? हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो हर्डर्स हैं, ये जो अ, ग्वाले हैं या जो ये बकरवाल हैं, ये लोग
पूरी तरीके से अपने एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। फूड के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी, शेल्टर्स के लिए भी, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें एनिमल्स ही इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। पास्चर्स मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे इन्हें चारा मिल जाए आराम से, उसे हम बोलेंगे पास्चर्स। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं अच्छी जगह की तलाश में, जहाँ इन्हें अच्छा चारा मिल जाए और जहाँ इन्हें इजीली पानी मिल जाए। Each nomadic community occupies a well-identified territory as a matter of tradition. ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, ये जो पेस्टलिज्म जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये जो नोमैडिक हर्डिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में मिलेगी, जो बहुत टाइम से ट्रेडिशन चला आ रहा है। जैसे गुज्जर बकरवाल साहब को ए से बी जाते हुए मिलेंगे, बी से ए जाते हुए मिलेंगे, इसके अलावा ये कभी बी से सी जगह पे चले जाए, ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है, तो इनकी एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी है, आपको ये याद रखना है। इंडिया में कुछ नोमैडिक हर्डर्स हमारे पास हैं, जैसे कि गुज्जर बकरवाल्स हैं, गद्दी ऑफ हिमाचल से हैं, भोटिया ट्राइब्स हैं हमारे उत्तराखंड की। तो ये सारी की सारी क्या हैं, नोमैडिक हर्डर्स हैं सारे, आपको ये याद रखना है। आगे कह रहा है, अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। नोमैडिक हर्डिंग अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस हो रही है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हर्ड कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हर्डिंग कर रहे हैं उनकी। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। अफ्रीका में कैटल्स पाले जा रहे हैं। ठीक है, गाय भैंस वो सारी चीजें पाली जा रही हैं। सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स में शीप, गोट, कैमल्स, ये सारी चीजें पाली जा रही हैं। इन द माउंटेनस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, याक एंड लामाज। एंडीज हमारा जो साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला जो रीजन है, वो है एंडीज एंड रॉकीज, अगर आपको पता है। ठीक है, एंडीज एंड रॉकीज ये हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले माउंटेन्स हैं। In the Arctic and subarctic areas, reindeer are the most important animals. आर्कटिक एरियाज में, यानी कि जो हमारे पोलार रीजन्स हैं, जो टुंड्रा रीजन्स हैं, वहां पे आपको रेनडियर मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एनिमल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं। आगे हमारे पास आता है मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर, जिसे हम एक और वर्ड इसके लिए है ट्रांसह्यूमेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, this movement is undertaken over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बताया है। ठीक है, जो मूवमेंट है इन सर्च ऑफ पास्चर्स, ये जो चारे की तलाश में, घास की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये आपको हॉरिजॉन्टल भी मिल सकती है, ये ए प्लेस से बी प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको वर्टिकल भी मिल सकती है, यानी कि कम एलिवेशन से ज्यादा एलिवेशन पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और ये वर्टिकल भी हो सकती है। द माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इन सर्च ऑफ पास्चर इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट चल रही है आपको याद रखना है कि प्लेन एरियाज से ये लोग माउंटेन्स में चले जाएंगे समर के टाइम पे, जब गर्मियां बढ़ जाएंगी तो ये ऊपर पहाड़ों में चले जाएंगे। गर्मियों में कहाँ चले जाएंगे, ऊपर पहाड़ों में चले जाएंगे, आपको यहाँ से देखना है ये चीज। ठीक है, और वापस जब विंटर्स आ जाएंगी तो ये वापस प्लेन एरियाज में आ जाएंगे, आपको याद रखना है। इसी मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस ह्यूमेंस कह रहे हैं। जब गर्मियां बढ़ जाएंगी, जब गर्मियां बढ़ जाएंगी तो ये ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, ठंडे इलाकों में चले जाएंगे। और जब वापस सर्दियां आ जाएंगी, जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ जाएगी, तो ये फिर से प्लेन एरियाज में आ जाएंगे, आपको याद रखना है। तो विंटर्स में कहाँ मिलेंगे ये आपको, प्लेन एरियाज में मिलेंगे। और समर्स में कहाँ मिलेंगे आपको, हाई एलिवेशन एरियाज पे मिलेंगे, पहाड़ों में मिलेंगे, आपको याद रखना है। इसी मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस ह्यूमंस कह रहे हैं, याद रखना। 3 मार्क्स में या फिर एमसीक्यूज में ही आपसे पूछ सकता है कि ट्रांस ह्यूमंस एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, क्या होती है। ठीक है, तो प्लेन एरिया से माउंटेन एरियाज में जा रहे हैं हम लोग समर में, और फिर से माउंटेन टू प्लेन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं विंटर्स में, आपको याद रखना है। इन हिमालयाज गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटियाज, ये सारी चीजें, ये जो सारी ट्राइब्स हैं, ये प्रैक्टिस कर रही हैं ट्रांस ह्यूमंस को। इन द टुंड्रा रीजन्स द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पोलार रीजन्स में या टुंड्रा रीजन्स में ये लोग साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करेंगे, कब, जब समर्स आ जाएंगे, जब गर्मी आ जाएंगी। और फिर से वापस नॉर्थ टू साउथ कब ट्रैवल करेंगे, जब विंटर्स आ जाएंगे। ठीक है, जब ज्यादा ठंड आ जाएगी तो साउथ की तरफ चले जाएंगे, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर से नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। ये टुंड्रा रीजन की बात हो रही है, आपको याद रखना है।
आगे नोमैडिक हर्डिंग के बारे में हमें एक और चीज हमारी बुक हमसे कह रही है, द नंबर ऑफ पेस्टरल नोमैड्स हैज बिन डिक्रीजिंग। ये जो एक्टिविटी है ये अब कम होती जा रही है। ये जो बंजारे हैं, ये जो नोमैड्स हैं, ये जो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल पैक को लेके घूमते रहते हैं, अपने जानवरों को, अपने कैटल्स को लेके घूमते रहते हैं, ये अब कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू imposition of political boundaries एंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज में जो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो पेस्टल नोमैड्स हैं ये कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या क्या रीजंस है, या असर्शन एंड रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या रीजंस है? इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पहले क्या था, आज की डेट में अलग अलग कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई हैं। पहले ये लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, बीच में बाउंड्री थी नहीं। लेकिन अब बीच में बाउंड्रीज आ गई है, तो ये वाली जो कंट्री है ये इन कैटल रेयरर्स को या जो हर्डर्स है इन्हें अपने यहाँ नहीं आने देंगे, और ये वाली जो कंट्री है ये इन हर्डर्स को अपने यहाँ नहीं आने देगी। तो अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई हैं, अब ये इतना फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दूसरी चीज, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। क्लास 9th में अगर आपने ढंग से हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे हमने पढ़ा होगा, जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो ब्रिटिश पावर थी, यूरोपियन पावर्स थी, वो इन हडर्स को एक जगह रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन लोगों को रूल करने में, इन लोगों को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल सामने आ रही थी। तो ये क्या कह रहे थे कि भाई एक जगह सेटल हो जाओ, जिससे ये लोग वोट भी दे पाए, जिससे जो गवर्नमेंट है इनकी देखरेख भी कर पाए, इन्हें सुपरवाइज भी कर पाए। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से पेस्टल नोमैड्स कम हो रहे हैं। ये कहाँ कहाँ मिले हैं आपको? ये जो पेस्टल नोमैड्स हैं ये कहाँ कहाँ ये एक्टिविटी आज की डेट में प्रैक्टिस हो रही है? फ्रॉम द अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ से हम लोग ईस्टवर्ड चलेंगे टू द अरेबियन पेनिनसुला, इनटू द मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, बी। इसके बाद आप ईस्ट की तरफ चलेंगे तो अरेबियन पेनिनसुला में प्रैक्टिस हो रही है, ये जो डी वाला जो रीजन है ये है अरेबियन पेनिनसुला। फिर उसके बाद मंगोलिया, ये एफ वाला जो रीजन है, और सेंट्रल चाइना यानी कि ये ई वाला जो रीजन है। ये आपके मैप में आएगा, इनमें से एक जरूर वो आपसे मैप में पूछेगा, आपको याद रखना है। दूसरा जो एरिया हमारे पास आता है जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस हो रही है वो है टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, वो है ये टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट अफ्रीका, यानी कि ये वाला पार्ट, एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये है सी और ये है जी। आपको ये कहीं ना कहीं मैप बना लेना है। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उसे डाउनलोड करो और उसे प्रैक्टिस करो, आपके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे, 100% श्योर। अब हमारे पास पेस्टलिज्म में ही एक आती है एक एक्टिविटी जिसका नाम है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। अब जो लाइवस्टॉक है, अब जो एनिमल्स है रेयरिंग हो रही है वो कमर्शियल लेवल पे हो रही है। अभी हमने पढ़ा नोमैडिक हर्डिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके घूम रहे हैं, और ये कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो जो लोग हैं, वो जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं एनिमल रेयरिंग को। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल रेयरिंग की किस लेवल पे? कमर्शियल लेवल पे। अभी मैंने आपको बताया था कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए करेंगे तब हम उसे कहेंगे कमर्शियल। तो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसमें जो काम हो रहा है वो सारा ऑर्गेनाइज है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं अपने एनिमल पैक के साथ, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ पे चारा मिलेगा, कहाँ पे पानी मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज है, तरीके से हो रहा है सारा काम। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। इट इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स एंड इज प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रेंचेस विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। ये जनरली कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? वेस्टर्न कल्चर में प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है? वेस्टर्न कंट्रीज में प्रैक्टिस हो रही है, और ये परमानेंट रेंचेस पे प्रैक्टिस होती है। अब ये परमानेंट रेंचेस क्या हुई? ये इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, एक बहुत बड़ा फार्म है, एक बहुत बड़ा खेत जैसी ये चीज है, इसके चारों तरफ हम लोग फेंसिंग कर देंगे, तो इसे हम बोलेंगे रेंच। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड, चाहे वो कुछ भी हो, शीप हो, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, कुछ भी हो, एक ही टाइप का एनिमल ये लोग पालेंगे। प्रोडक्ट्स सच एज मीट,
wool, hides, skin are processed and packed scientifically and exported to different world markets. ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो एनिमल बेस्ड, जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मीट है, वुल है, हाइड, स्किन, ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक तरीके से इन सबको प्रोसेस किया जाएगा, पैक किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में बेचा जाएगा ये सारी चीजें। रेंचेस क्या होती है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, लार्ज फार्म्स वेयर एनिमल्स आर रेज्ड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा खेत है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रेंच बोल रहे हैं। आपको ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है न्यूजीलैंड? ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, डी। अर्जेंटीना, ये वाला एरिया। उरुग्वे, ये सी वाला एरिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम सबको पता है, ए। ठीक है, आपको मैप के लिए याद रखना है। अब हमारे पास आती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या आया? सबसिस्टेंस। और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसिस्टेंस क्या होती है। कोई भी सबसिस्टेंस एक्टिविटी क्या होगी, जहां पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, अपने गुजारे के लिए कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? सबसिस्टेंस कहेंगे। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, मार्केट के लिए नहीं कर रहे, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, कमर्शियल पर्पज पे नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इसमें कैटेगरी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, पुराने तरीके से जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर चल रहा है वो। और इसका एक और नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये सारी चीजें तो आपको बाय हार्ट रटी हुई होंगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग क्लास 6 से लेके पढ़ रहे हैं और अब क्लास 12th में आ गए हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या होता है इसमें? द वेजिटेशन इज क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसीलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह रहे हैं। जो वेजिटेशन है उसमें आग लगा देंगे और उसके बाद जो राख है वो हम उसी सॉइल पे छिड़क देंगे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। The cultivated patches are very small and cultivation is done with very primitive tools such as sticks and hoes. ठीक है, ये जो कल्टीवेशन हो रहा है छोटे छोटे पैचेस पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े खेत पे हो रहा है। छोटे छोटे पैचेस को क्लियर करेंगे, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ये जो कल्टीवेशन हो रहा है, ये प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से हो रहा है, पुराने टूल्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, हल लगाया जा रहा है, स्टिक्स लगाई जा रही है, वो सारी चीजें। After 3 to 5 years, the soil loses its fertility and the farmer shift to another parts. ठीक है, 3 से 5 साल हम एक ही पैच पे प्रैक्टिस करेंगे, एक ही पैच पे एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे पैच पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ झूम बिकम लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पैचेस। पहले क्या हो रहा था, ये जो सर्कल है ये चल रहा था इसी पे। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये ए से बी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो वापस बी से ए पे शिफ्ट ना होकर के ये जा रहे हैं सी पे, क्योंकि ए की फर्टिलिटी बिल्कुल हो गई है खत्म। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये फेस हो रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में हम लोग इसे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या झूमिंग। सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको मैक्सिको में इसका नाम है मिल्पा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इसे बोला जाता है लदांग। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? अच्छा, ये एग्जाम में नहीं आएगी, ये वाला जो मैप है एग्जाम में नहीं आएगा। आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेनी है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है। ये है हमारा अफ्रीका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है हमारा सेंट्रल अमेरिका और ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। ये सारी जगह पे प्रैक्टिस हो रही है। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकंड टाइप हमारे पास आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी हमने इससे पहले प्रिमिटिव पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून एशिया। ये आपको कहाँ प्रैक्टिस होती हुई नजर आएगी? एशिया में। और एशिया के कौन से एरियाज में आपको ये मिलेगी? जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रहा है, इंटेंस लेवल पे हो रहा है, और किस
कौन सी क्रॉप मेनली यहाँ पे कल्टीवेट हो रही है? वेट पैडी यानी कि राइस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब सबसिस्टेंस है तो सीधी सी बात है, जो पैच है वो छोटे होंगे। एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लोगों के पास ज़्यादा लैंड भी नहीं होगा। ठीक है, और अब क्या करना है, उसी कम लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ज़्यादा प्रेशर है कहीं ना कहीं लैंड पे। यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड। मशीन यूज तो होती है लेकिन लिमिटेड होती है, बहुत बेसिक मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। जितने भी खेत में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी खेती से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, वो सब मैनुअल लेबर ही करेगी, मशीन ना के बराबर यूज हो रही है। और जनरली जो काम कर रही है, जनरली जो लेबर है वो फैमिली लेबर है, ये आपको याद रखना है। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज एज फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि जो गोबर खाद है वो सारी चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। ऐसा क्यों? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बेटा, स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, पूछेगा आपसे, इन द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, एक्सप्लेन। आपसे ये पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पर यूनिट एरिया में यील्ड बहुत ज्यादा है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। देखो ऐसा इस तरीके से समझो कि यूनिट एरिया में यील्ड बहुत ज़्यादा है, यूनिट एरिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई यील्ड ज़्यादा है, यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई। लेकिन आपने ये भी देखा कि इस छोटे से स्मॉल पैच में ही पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत थी वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि यील्ड पर लेबर इज लो, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? लो है। जहाँ पे 2 लोग काम कर रहे थे, करने चाहिए थे, वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है। आपको याद रखना है। इसी में हमारे पास दूसरा टाइप आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। राइस के अलावा भी दूसरी क्रॉप्स के लिए हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मॉनसून एशिया। अलग अलग जगह पे क्लाइमेट अलग अलग होगा, सॉइल अलग अलग होगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर जगह राइस ही कर सके, राइस कल्टीवेशन ही कर सके, पैडी कल्टीवेशन ही कर सके। आपको जिस तरह से वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बनेंगी, जिस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बनेंगे, उसी हिसाब से आपको वहां पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो हर जगह राइस हो, हर जगह पैडी हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। व्हीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, राइस के अलावा ये सारी चीजें कल्टीवेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड साउथ सदर्न इंडिया। इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। ठीक है, तो इंडिया में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट है, ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, हमारा वेस्टर्न यूपी हो गया या हमारे गंगा प्लेन्स हो गए, वहाँ पे ये प्रैक्टिस होगी। और दूसरा, इसके अलावा ये कह रहा है कि सदर्न इंडिया में, यानी कि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, और जो ड्राई पार्ट्स है यानी कि राजस्थान का ये वाला हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है और इसमें इरिगेशन यूज होगी। ठीक है, इससे पहले वाले में जहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रहा था, वहां पे हमने इरिगेशन नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन यूज होगा। ये वाला मैप भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी बुक में लिखा है तो हमें पढ़ना है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? नदर्न चाइना में, मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ जापान में, ये सारी की सारी जो कंट्रीज है यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख लेना एक बार। अब हमारे पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लास 9th में आप इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। प्लांटेशंस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन इन कॉलोनीज। यूरोपियन पावर्स जहां जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी वहां पे वो प्लांटेशन कर रहे थे। टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, आपको याद रखनी है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन, बहुत बड़े लैंड एरिया पे ये प्रैक्टिस होगा। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा लेवल पे हार्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है पैसा भी
ज़्यादा लगेगा। मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, आपको स्टाफ लगेगा जो मैनेज करेगा सारी चीज़ें, और टेक्निकल चीज़ें भी लगेंगी, मशीनरी भी लगेगी, वो सारी चीज़ें लगेंगी। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, प्रिमिटिव तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं, आप मॉडर्न तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, आपको ये पता ही होगा कि जब प्लांटेशन करते हैं हम तो एक ही तरह की एक ही तरह का प्लांट लगाते हैं, तभी हम उसे कहेंगे प्लांटेशन। चीप लेबर, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? चीप लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो जो कॉस्टली लेबर है, जो महँगी लेबर है, जो महँगी मज़दूर हैं, हम उन लोगों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, सारा का सारा प्रॉफ़िट तो वहीं चला जाएगा, तो हम लोग क्या ढूँढते हैं? चीप लेबर ढूँढते हैं। गुड ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट से लेके फैक्ट्रीज़ तक, मार्केट तक ले जाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। एंड मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट, जो हम लोग उगा रहे हैं, जिस चीज़ की प्लांटेशन हो रही है, ठीक है, उसके लिए मार्केट भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग उगाए जा रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई है नहीं। यहाँ पे आप देखिए, ये रबर प्लांटेशन है और ये दूसरा टी प्लांटेशन है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस, ठीक है। ये जो यूरोपियंस हमारे यहाँ आए थे या अलग अलग कंट्रीज में गए थे, उन्होंने वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था, कौन कौन सी चीज़ें वो अपने साथ लेके गए थे। तो जो फ्रेंच थे, इन्होंने वेस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था कोकोवा एंड कॉफ़ी। इनके आने से पहले वेस्ट अफ्रीका में कोकोवा कॉफ़ी जैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। ब्रिटिशर्स थे, इंडिया में और श्रीलंका में वो अपने साथ टी लेके आए। मलेशिया में रबर प्लांटेशन शुरू की। वेस्ट इंडीज में उन्होंने शुगर केन एंड बनाना बनाना प्लांटेशन शुरू की। स्पेनिश एंड अमेरिकन ने क्या शुरू किया? फिलीपींस में कोकोनट एंड शुगर केन। डच ने इंडोनेशिया में क्या शुरू किया? शुगर केन। सम कॉफी फजेंडास इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज बाय यूरोपियंस। ब्राजील में आज भी कई सारी प्लांटेशन ऐसी है, कॉफी प्लांटेशन ऐसी है जो यूरोपियंस मैनेज कर रहे हैं। टुडे प्लांटेशन आर मोस्टली ओन बाय द गवर्नमेंट और लोकल पीपल। आज की डेट में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो यूरोपियन पावर्स नहीं कर रही हैं, वो उसी कंट्री की गवर्नमेंट या तो कंट्रोल कर रही है या वहीं के लोकल जो पीपल हैं, लोकल जो लोग हैं, वही उसे कंट्रोल कर रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर को, आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देखो इन सारे वर्ड्स को अलग अलग समझो। कमर्शियल लेवल पे हो रहा है कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन किसका हो रहा है? अनाज का हो रहा है। और ये जो कमर्शियल लेवल पे जो कल्टीवेशन हो रहा है, ये बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है। हम सबको पता है कि ये हमारी अर्थ है, ये 0 है, ये 30 है, ठीक है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। तो 30 और 60 के बीच में ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है? मिड लैटिट्यूड्स में प्रैक्टिस हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। In this farming, wheat is main crop while corn, barley, oats are also grown. Wheat mainly यहाँ पे cultivate की जा रही है। The farms under this system are very large in size. बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े farms होते हैं। And entire operations plugging to harvestings are mechanized. सारा का सारा काम कैसे हो रहा है? मशीन से हो रहा है, चाहे वो प्लगिंग है चाहे वो हार्वेस्टिंग है। इसीलिए हम कह रहे हैं देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। फिर से वही इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपसे वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो लो यील्ड पर एकड़ क्यों है बेटा? बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि छोटे से पैच पे बहुत ज्यादा उगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हम कह रहे थे यहाँ पे हाई यील्ड पर एकड़ है, हाई यील्ड पर लैंड है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा खेत है कि हमें लैंड पे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि लो यील्ड पर एकड़ है, 1 एकड़ में जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कम है, लो है। ऑन दी अदर हैंड हाई यील्ड पर पर्सन, अभी हमने पढ़ा कि सारा का सारा काम क्या है? मैकेनाइज्ड है, मशीनों से हो रहा है, ठीक है। तो एक ही आदमी इतने बड़े खेत को संभाल लेगा विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए हल कैसे लगाया जा रहा है, हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है, मशीनों से हो रही है। तो एक आदमी बहुत बड़े पैच को संभाल सकता है बहुत आसानी से। तो हम क्या कह रहे हैं कि पर पर्सन जो यील्ड है या जो पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। किसमें? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में। आपको ये याद रखना है, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा।
देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, वाई, एक्सप्लेन, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है पेपर में। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? अच्छा, ये आपके मैप में भी आएगा, आपको याद रखना है। आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा यूरेशियन स्टेपीज में, यानी कि ये उस वाले एरिया में, ए। कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज में, यानी कि बी। पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, सी, इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में, और ये हमारा अमेरिका वाला जो रीजन है प्रेरीज। वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि यहाँ पे, ये हमारा डी आ गया। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ई, ये वाला एरिया। कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, यानी कि इस वाले एरिया में, ठीक है, ये आ गया हमारा एफ। मैप के लिए आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। अगला हमारे पास आता है मिक्स्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर का ही एक और हमारे पास सब टाइप है मिक्स्ड फार्मिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स है, अलग अलग तरह की जो फसल है, वो एक ही टाइम पे उगाई जाएगी, या फिर एक के बाद एक। जैसे अभी इस बार इन्होंने गेहूं लगा दिए, अगली बार राइस लगा देंगे, उसके अगली बार कोई और चीज लगा देंगे। तो या तो रोटेशन होगा, या फिर एक ही टाइम पे दो अलग अलग तरह की या तीन अलग अलग तरह की क्रॉप कल्टीवेशन भी हो सकता है। मिक्स्ड फार्म्स दे आर जनरली मॉडरेट इन साइज, ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा बड़े होंगे। जो मिक्स्ड फार्मिंग में जो खेत यूज हो रहे हैं, ना तो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, ना ही बहुत ज्यादा बड़े होंगे। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, वेरियस रूट क्रॉप्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कल्टीवेट हो रही हैं। फॉडर क्रॉप्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे चारे वाले जो घास है, चारे वाली जो फसल है, जो जानवरों को खिलाई जाती है, कैटल्स को खिलाई जाती है, वो भी मिक्स फार्मिंग में उगाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स को भी रेयर किया जा रहा है साथ साथ। मिक्स्ड फार्मिंग में वो लोग क्या करते हैं, खेती तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एनिमल रेयरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स भी कल्टीवेट की जा रही हैं। फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, यानी कि वही अब जो मैं बता रहा था, वीट के बाद राइस, राइस के बाद कुछ और, इस तरीके से या तो रोटेशन करेंगे, या फिर इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक ही खेत पे एक ही टाइम पे दो अलग अलग तरह की या तीन अलग अलग तरह की क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग ईटीसी, मशीनों में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्टोर हाउसेस बनाने में, ईटीसी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होंगे। स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं वो कोई आम फार्मर नहीं होगा, पूरी तरह से स्किल्ड फार्मर है, एक्सपर्ट फार्मर है यहाँ पे। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रही है, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैप में आएगी आपके लिए, ठीक है, मैप पे आएगी। इट इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा ए। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि बी, ये वाला एरिया। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। टेम्परेट टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, इन वाले हिस्से में, ठीक है, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में ये प्रैक्टिस होती है। ये मैप में आपको देखने को मिल सकती है, इनमें से कोई ना कोई एक लोकेशन, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे हमारे पास आती है डेयरी फार्मिंग। हम सबको पता है डेयरी फार्मिंग क्या होती है, बहुत इजी ये चैप्टर है। आपको हर एक एग्रीकल्चर टाइप की या हर एक टॉपिक के 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, और इजीएस्ट पॉइंट्स आप याद करो जो आपको इजीली याद हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी ये चैप्टर है। तो डेयरी फार्मिंग के बारे में क्या हमें पता चल रहा है? इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, फॉडर, फीडिंग एंड मिल्किंग मशीन्स। बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है इन सारी चीजों में, एनिमल शेड बनाने में, स्टोरेज फैसिलिटीज जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, चारे में, फीडिंग में, वही चारा फिर से, और मिल्किंग मशीन में, ऐसी मशीनें जिससे आप दूध निकाल रहे हैं। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, इसलिए क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। In dairy farming, special emphasis on cattle breeding, health care, veterinary सर्विसेज। डेयरी फार्मिंग में वो अपने एनिमल्स का पूरी तरीके से ख्याल रखने हैं, चाहे वो कैटल ब्रीडिंग में हो, चाहे उनकी हेल्थ की बात हो, चाहे वो वेट सर्विसेज में हो। डॉक्टर को पैसा देने से डर नहीं रहे, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी इनकम किस पे डिपेंडेंट है? एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव ड्यू टू फीडिंग एंड मिल्किंग। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लेबर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, फीडिंग में, जानवरों को चारा खिलाने में, फिर दूध निकालने में, दूध को मार्केट तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा लेबर लग रही है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है।
इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ये अर्बन सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास ये प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा क्यों? कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं हम सबको पता है कि जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जहाँ पे मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट है, हम इसे फार्म से मार्केट तक बहुत जल्दी पहुंचा सके, इसके लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, अर्बन एरियाज के और इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास ही ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप सुबह सुबह होते ही दूध मार्केट तक पहुंचा सके, जिससे आप सुबह सुबह होते ही जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट तक पहुंचा सके, इससे पहले कि वो खराब हो जाए। The development of transportation, refrigeration, pasteurization and other preservation has increased the duration of storage। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि दूध के जो बने जो प्रोडक्ट हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो हम लंबे टाइम तक यूज कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया है तो बहुत जल्दी चीजें डेयरी से लेके प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच पहुंच जाती हैं। फ्रिज आज की डेट में आ गया है तो आप कोई चीज़ हम सबको पता है, दूध जो है काफ़ी टाइम तक या डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक फ्रिज में बने रहते हैं। पेस्चराइजेशन, दूध को उबालने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, दूध उबालने से जो बनती हैं उन सारी चीज़ों से, प्रिजर्वेशन मेथड से, इन सारी चीज़ों से आज की डेट में जो स्टोरेज की ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है, जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है। अब जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इतनी जल्दी खराब नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम सबको ही पता है। कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बुक में हमें दी गई है तो देख लेते हैं। द लार्जेस्ट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है डेयरी फार्मिंग। सेकंड इज़ कनाडा, कनाडा वाले रीजन में। द थर्ड बेल्ट इज़ साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हिस्सा, न्यूज़ीलैंड एंड तस्मानिया, यही, ठीक है, ये यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, हम सबको पता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होगी। जो मेडिटेरेनियन जो सी है हमारा, उसके आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कह रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल है और स्पेशलाइज्ड है। कैसे स्पेशलाइज्ड है? मतलब इसमें आप हर तरह की खेती नहीं कर रहे, आप इसमें पर्टिकुलर कुछ स्पेशल फ्रूट्स हैं या स्पेशल क्रॉप्स हैं उन्हें ही आप कल्टीवेट कर रहे हैं। दिस रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ये जो मेडिटेरेनियन वाला जो रीजन है यहाँ से स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो सिट्रस जिनमें सिट्रस होता है, वो फ्रूट्स यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, या ग्रेप्स हो गए, ठीक है, मेनली यहाँ पे ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये सारी चीजें कल्टीवेट होती हैं। विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज अ स्पेशलिटी। मेडिटेरेनियन रीजन में मेन क्या हो रहा है, विटिकल्चर हो रहा है। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि विटिकल्चर क्या होता है, ग्रेप कल्टीवेशन, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में मेनली क्या हो रहा है, विटिकल्चर हो रहा है, आपको याद रखना है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स। मेनली यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वाइन्स का। ये जो ग्रेप कल्टीवेशन हम कर रहे हैं ये मेनली वाइन प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो बेस्ट क्वालिटी वाइन्स कहाँ पे बन रही है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में हो रही है, ठीक है। द इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स। जो ग्रेप्स बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलेंगे, जिनसे वाइन नहीं बनाई जा सकती, तो उनसे हम क्या बनाएंगे, किशमिश, और ये दूसरी चीजें क्या होती है, मुनक्के। आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं करंट्स क्या होते हैं, ठीक है। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स। ऑलिव्स और फिग्स ये भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिग्स मतलब अंजीर, ठीक है, फिग्स मतलब अंजीर, और ऑलिव्स हम सबको पता है। Valuable crops such as fruits, vegetables are grown in winters when there is great demand in European and North American markets। जो valuable fruits हैं वो winters में उगाए जाएंगे। Valuable fruits and vegetables ये winters में उगाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस समय यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इन चीज़ों की। कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? अगेन नॉट फॉर एग्जाम, बुक में दिया है तो हमने पढ़ना है। मेडिटेरेनियन सी में हो रही है, उसके आसपास वाले इलाकों में हो रही है। नॉर्थ अफ्रीका, टूनेशिया टू अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैंने अलग से आपके लिए मैप भी बना दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, मैप पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब हम फल उगाएँगे, सब्जियाँ उगाएँगे, ठीक है? द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, आपको याद रखना है। मार्केट गार्डनिंग भी यही होती है।
इट इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फल, फूल, सब्जियां, ये जब आप उगा रहे हैं इसे हम क्या कह रहे हैं? हॉर्टिकल्चर कह रहे हैं। और कहाँ के लिए आप ये उगा रहे हैं, कहाँ के लिए आप ये कल्टीवेट कर रहे हैं? अर्बन मार्केट्स के लिए, शहरों के लिए आप कल्टीवेट कर रहे हैं। द फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड नियर अर्बन सेंटर्स विच आर लिंक्ड विद गुड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये जो फार्म्स हैं ये जनरली क्या होंगे? छोटे होंगे और अर्बन सेंटर के आसपास होंगे। ठीक है, और जनरली अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा दोनों के बीच में, गुड ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इट इज लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, लेबर बहुत ज्यादा लगेगी। ड्यू टू यूज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन लग रही है, HYV सीड्स लग रहे हैं, अच्छी सीड्स लग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए इस वाली इमेज में देखिए आप, एक कैनोपी लगी हुई है ऊपर, एक पॉलीथीन जैसी प्लास्टिक की कैनोपी लगी हुई है। इसे हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस या आर्टिफिशियल हीटिंग भी इसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, अच्छे सीड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन बना रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा हो, फ्रेश हो सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए हम क्या करें? कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा ज़्यादा लगेगा। मार्केट गार्डनिंग में 2 टॉपिक हमें दिए हुए हैं, एक आता है ड्रग फार्मिंग और एक आता है फैक्ट्री फार्मिंग। बहुत आसान है। इन दिस ट्रक फार्मिंग में क्या होता है? इन द काइंड ऑफ फार्मिंग फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली। ट्रक फार्मिंग में हम लोग क्या उगा रहे हैं? वेजिटेबल्स उगा रहे हैं। ठीक है, फार्मिंग इज डन नियर द मार्केट सो वेजिटेबल्स कैन बी पिक्ड एंड डिलीवर्ड ओवरनाइट बाय द ट्रक। ठीक है, ये जो फार्मिंग हो रही है, जो सब्जियां उगा रहे हैं ट्रक फार्मिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट के आसपास ही उगा रहे हैं, जिससे सुबह होते ही फ्रेश फ्रेश ये सब्जियां, फ्रेश ये वेजिटेबल्स हम लोग मार्केट तक पहुंचा सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, और आपने अपने आसपास भी देखा होगा, लोग ट्रक में लेके सब्जियां बेचने निकल जाते हैं, हालांकि वो इतनी फ्रेश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ओवरनाइट ये जो सब्जियां हैं हम लोग फार्म से, खेत से लेके मार्केट तक पहुंचा सके, इसे हम कह रहे हैं ट्रक फार्मिंग। दूसरा आता है हमारे पास फैक्ट्री फार्मिंग। इट इज प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल रीजन है वहां पे प्रैक्टिस हो रही है। लाइव स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड केटल रेयरिंग इज डन। इसमें पोल्ट्री यानी कि मुर्गे पाले जाते हैं मेनली, यहाँ पे आप देखिए, या फिर केटल रेयरिंग होती है। इट नीड्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, फॉर बिल्डिंग मशीनरी, हेल्थ एंड हीटिंग एंड लाइटिंग ETC। इन सारी चीजों में, बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी में, ठीक है, हेल्थ मेंटेन करने में, हीटिंग एंड लाइटिंग में, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स आर ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। इनका मेन पर्पस क्या रहता है? इनका मेन पर्पस इन्हें हेल्दी रखना तो होता ही होता है। इसके साथ अगर हम पोल्ट्री की बात करें, ये चाहते हैं कि इनका जो चिकन है ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट का हो। ठीक है, इनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसके लिए क्या करते हैं? ब्रीडिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक तरीकों से या साइंटिफिक फूड की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं? उन्हें मोटा करने की, उनका वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे है? साइंटिफिक ब्रीडिंग पे। ये कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? नोट फॉर एग्जाम, आपको याद रखना, ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स मैंने साइड में लगा दिए। कौन से फ्लावर्स हैं? ये ट्यूलिप्स हैं। ठीक है, ये क्यों लगाए हैं यहाँ पे देखो। कहाँ प्रैक्टिस हो रही है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मेडिटेरेनियन रीजन्स एंड नाइदरलैंड में। नाइदरलैंड में क्या रहा है? इट स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग ट्यूलिप्स, एक्सपोर्ट टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूरोप। नेदरलैंड में, नीदरलैंड्स में ट्यूलिप्स ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यहीं से ये पूरे यूरोप में फिर सप्लाई भी होते हैं। ये आपको MCQs के लिए याद रखना है। कौन सी कंट्री में ट्यूलिप्स अच्छे खासे लेवल पे हो रहे हैं? ठीक है, नीदरलैंड में हो रहे हैं, और फिर यहीं से पूरे यूरोप में जा रहे हैं। अब हमारे पास आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये क्या होती है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग रिसोर्सेज बट कीप देयर ओन लैंड। ठीक है, अलग अलग जो फार्मर्स हैं जिनके पास अलग अलग खेत है, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? अपने खेतों पे साथ मिलके क्या करेंगे? कोई कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन इसमें इनका खेत इन्हीं के नाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपना खेत भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या अपना जो फार्म है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग अपने फार्म पे, अपने खेत पे एक ही तरह की खेती कर रहे हैं, लेकिन इनका जो लैंड है, इनकी जो जमीन है, वो इन्हीं के नाम रहेगी। आपको याद रखना है। दे पूल देयर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज इनके पास है वो सब ये एक साथ लगा देंगे। ठीक है, और जो बाद में जो प्रॉफिट होगा उसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे। फार्मिंग इज डन विद जॉइंट एफर्ट फॉर बेटर रिजल्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है,
जॉइंट एफर्ट से, ठीक है, ये जो दोनों फार्मर हैं, ये जो दोनों आदमी यहाँ पे खड़े हैं, ये ए और बी, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि हम इस खेत पे, मेरे पास छोटा सा एक खेत है, तुम्हारे पास एक छोटा सा खेत है, तो कल्टीवेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों मिलके कल्टीवेशन करते हैं, जिससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। कोऑपरेटिव्स हेल्प बाय इनपुट सीड्स टूल्स एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बने होते हैं फार्मर्स के, इनसे क्या होता है, जो सीड्स है टूल्स है, ये लोअर कॉस्ट पे मिल जाती हैं। हमारे इंडिया में भी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, अगर आपको पता हो तो। वहां से क्या होता है, फार्मर्स को बहुत सस्ते दाम पे, बहुत लोअर कॉस्ट पे अच्छे बीज मिल जाएंगे, अच्छे सीड मिल जाएंगे, और जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरे इनपुट्स हैं, वो भी बहुत लोअर कॉस्ट पे मिल जाएंगे कोऑपरेटिव से, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, दे हेल्प बाय इनपुट्स सीड्स टूल्स ईटीसी एट लोअर कॉस्ट, दे हेल्प सेल प्रोड्यूस एट गुड प्राइसेस एंड प्रोसेस गुड्स चीपली। ये लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन हुआ है उसे अच्छे प्राइसेस पे बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जो प्रोसेसिंग होगी, जो भी कल्टीवेशन के बाद जो प्रोसेसिंग होगी, ये कोशिश कर देंगे उस पे ज्यादा पैसा ना लगे, ठीक है। प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग पे ज्यादा पैसा नहीं लगा, उसके बाद इन्होंने मार्केट में उस कल्टीवेशन को, उस हार्वेस्ट को अच्छे प्राइसेस में बेच देना है। द मूवमेंट बिगेन ओवर अ सेंचुरी अगो and is very successful in countries like नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली ईटीसी। ठीक है, लगभग एक सेंचुरी पहले से, यानी कि लगभग 100 ईयर्स पहले से ये प्रैक्टिस में है, और मेनली कहाँ पे हो रहा है, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, स्वीडन, इटली ईटीसी, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। इन डेनमार्क प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। डेनमार्क की बात कर रहा है, डेनमार्क कंट्री की बात कर रहा है, कह रहा है कि वहां पे हर एक फार्मर जो है किसी ना किसी कोऑपरेटिव का मेंबर होता है। कलेक्टिव फार्मिंग, फिर से दोनों भाई साहब खड़े हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अलग एग्जाम्पल लेके खड़े हैं, देखो क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, लैंड, एनिमल एंड कलेक्टिव लेबर। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल किसी लैंड को ओन नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो खेत है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का है, ठीक है, और यहाँ पे जो काम करेंगे वो कलेक्टिवली करेंगे, कलेक्टिव लेबर लगेगी इसमें, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्टेड इन द सोवियत यूनियन टू बूस्ट फार्म प्रोडक्शन। इस कलेक्टिव फार्मिंग को हम कोलकोज मॉडल भी कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है। ये कहाँ पे शुरू हुई थी, सोवियत यूनियन में शुरू हुई थी, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लेनिन एंड स्टालिन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। वो ये कह रहे थे कि अगर फार्म्स को, हम खेत को अगर छोटा छोटा कर देंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उनका ये कहना था कि जो फार्मिंग है वो कलेक्टिव होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा, और इससे जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। द फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइफ स्टॉक एंड द लेबर। ठीक है, जो फार्मर्स इस कलेक्टिव फार्मिंग का जो हिस्सा होंगे, वो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उसे लगा देंगे, उसमें कल्टीवेशन में, उसमें खेत में वो लगा देंगे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है वो सारे के सारे वो खेती करने में लगा देंगे, ठीक है। फार्मर्स केप्ट स्मॉल प्लॉट्स फॉर देयर पर्सनल नीड्स। हालांकि इनके पास अपना एक छोटा खेत होता है पर्सनल नीड्स के लिए, जैसे गाय भैंस बांधने के लिए होगा, या जो कल्टीवेशन है उस पे स्टोर हाउस बनाने के लिए होगा, तो इनके पास अपने लिए स्मॉल प्लॉट्स होते हैं अपनी पर्सनल नीड्स के लिए। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, माइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। द यूज ऑफ मिनरल्स इन एंशिएंट टाइम्स वाज लार्जली कन्फाइंड टू मेकिंग ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। पहले टाइम पे, पुराने टाइम पे जो मिनरल्स है उनका यूज हम किस काम के लिए कर रहे थे, टूल्स बनाने के लिए कर रहे थे, बर्तन बनाने के लिए कर रहे थे, हथियार बनाने के लिए कर रहे थे। The actual development of mining began with the Industrial Revolution and its importance is continuously increasing. मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कब बढ़ी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बढ़ी, जब मशीनें बननी शुरू हुई, जब आयरन का बहुत ज्यादा यूज आया, जब स्टील का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है, जब इंजन हमारे यहाँ आया, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए यूज कर रहे थे मिनरल्स का। अब हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे हैं मिनरल्स को, हम सबको पता है, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें नए नए एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, वैसे वैसे हमें नए फ्यूल की जरूरत पड़ी, और वैसे वैसे ही मिनरल्स की यूजेबिलिटी, मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती गई। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल फैक्टर्स, वो क्या क्या है, साइज ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जहां से आपको ये मिनरल मिल रहा है उसका साइज क्या है। इतना बड़ा लैंड है और वहां पे मिनरल सिर्फ इतने एरिया में मिल रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है इस पे इतना ज्यादा पैसा लगा के, तो सबसे पहले आप साइज देखेंगे।
ग्रेड, क्वालिटी और रिचनेस। यहाँ से जो आपको मिनरल मिल रहा है वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप माइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ से उस मिनरल को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। पता चला कि वो अच्छे लेवल का मिनरल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मिनरल नहीं है, जिसे लोग खरीदेंगे नहीं, जिसे आप कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से जो मिनरल है उसे निकालने का फिर फायदा क्या? तो आप ग्रेड देखेंगे, साइज देखेंगे, और थर्ड चीज है मोड ऑफ ऑकरेंस। ये जो मिनरल है कहाँ से मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये जो अंडरग्राउंड है बहुत ज्यादा नीचे हमें जाना पड़ रहा है इसे निकालने के लिए, है ना? इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मार्केट में इसकी इतनी डिमांड नहीं है, मार्केट में इसका इतना प्राइस नहीं मिल रहा है, जितना इसे निकालने में खर्चा आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? डिमांड। ये जो मिनरल आप निकाल रहे हैं, इसकी डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस मिनरल को अर्थ सरफेस से निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है? पैसा है या नहीं है? टेक्नोलॉजी पे लगाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने के लिए? लेबर कॉस्ट, लेबर को पैसा देने के लिए, ठीक है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं माइनिंग को इम्पैक्ट करने वाले, और ये है फिजिकल फैक्टर्स। अब हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ माइनिंग। ये जो इमेज है अभी 2025 बोर्ड में अभी पूछी गई थी सीबीएसई द्वारा, सीबीएसई ने पूछी थी, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ माइनिंग कैसे होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था, ठीक है? केस स्टडी में आया था, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आया था, ठीक है? तो सरफेस माइनिंग सबसे पहला मेथड क्या होता है? सरफेस माइनिंग। इसका एक और नाम भी है ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है? इट इज यूज फॉर मिनरल्स क्लोज टू द सरफेस। ये कहाँ पे होगी? कहाँ पे हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, कहाँ पे सरफेस माइनिंग करेंगे? ऐसे मिनरल्स को निकालने के लिए जो सरफेस पे ऊपर ही हमें मिल जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे हमें बहुत गहरा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो सरफेस पे ही जहाँ से हमें मिनरल मिल जाएंगे वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सरफेस माइनिंग कर रहे हैं। इट इज द इजिएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड। सबसे आसान तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है माइनिंग करने का। इट नीड्स लेस सेफ्टी एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक है? इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऊपर से ही मिल जा रही हैं, ठीक है? सारी चीज़ें आपको ऊपर से ही मिल जा रही हैं। इट गिव्स हाई एंड फास्ट आउटपुट। बहुत ईजिली आपको मिनरल मिल जाएगा, आउटपुट बहुत जल्दी मिल जाएगा और फास्ट मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। अच्छा, इसे हॉरिजॉन्टल माइनिंग भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे ये एक लैंड है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये जो माइनिंग होगी इस तरीके से चलेगी, हॉरिजॉन्टली चलेगी, ठीक है? तो इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल माइनिंग भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सरफेस माइनिंग ईजी है, चीपेस्ट है, सेफ है, और इसे हम हॉरिजॉन्टल माइनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल माइनिंग चल रही है। सेकंड हमारे पास आता है शाफ्ट माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग। ऐसे मिनरल्स, यहाँ पे देखिए इस वाली इमेज में आप देखिए, ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा डीप डाउन है, सरफेस में बहुत ज़्यादा नीचे जाके मिलेंगे। पेट्रोलियम हो गया या दूसरे फ्यूल हो गए, वो आपको बहुत नीचे से निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या यूज़ होती है? शाफ्ट माइनिंग यूज़ होती है। कैसे यूज़ होगा? इट इज़ यूज व्हेन मिनरल्स आर डीप अंडरग्राउंड। जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा डीप होंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में होंगे, minerals dig deep vertical holes, miners dig deep vertical holes and make tunnel from them to reach the minerals। ठीक है, ये जो माइनर्स होंगे ये क्या करेंगे? एक शाफ्ट ऐसे करके डालेंगे अर्थ सरफेस में, ठीक है? और यहाँ से फिर टनल्स बना देंगे। इन टनल्स की हेल्प से ये मिनरल्स तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर इन्हें अल्टीमेटली ऊपर तक लेके आएंगे, ठीक है? द मिनरल्स ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू दीज टनल्स। इन्हीं टनल्स की हेल्प से, ये जो टनल्स है, इन्हीं टनल्स की हेल्प से जो मिनरल्स हैं सरफेस तक लाए जाएंगे। इट नीड्स स्पेशलाइज मशीन्स लाइक लिफ्ट, ड्रिल, ट्रक्स एंड ऑल्सो वेंटिलेशन फॉर फ्रेश एयर, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड में जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ रहा है, तो वेंटिलेशन भी आपको चाहिए, अदरवाइज आप लोग दम घुट के भी मर जाएंगे। जो भी माइनर्स हैं वो दम घुट के भी मर जाएंगे, ठीक है? तो लिफ्ट, ड्रिल, ट्रक्स, ये सारी मशीनें आपको चाहिए होंगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंटली, इसके बगैर काम हो ही नहीं पाएगा। दिस मेथड इज डेंजरस। दूसरे वाले में आपने पढ़ा था, ओपन कास्ट माइनिंग में आपने क्या पढ़ा था कि वो सेफ है, ठीक है? क्योंकि अर्थ सरफेस में ऊपर से आप चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन ये डेंजरस है, आपको अर्थ की डेप्थ में जाना पड़ रहा है, अर्थ की गहराई में जाना पड़ रहा है, और वहां पे आपको पॉइजनस गैसेस भी देखने को मिल सकती है। आपको नहीं पता कि अर्थ सरफेस के अंदर कौन सी गैस है, कई बार वहां पे आग भी लग जाती है, ठीक है? हल्का सा फ्रिक्शन हुआ, दो पत्थर आपस में टकरा गए, ठीक है? फायर वहां पे लग जाएगी, आग लग जाएगी। वाटर फ्लडिंग, अर्थ सरफेस में आप चले गए और जो
सरफेस वाटर है, सॉरी, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वहां तक आप पहुंच गए तो फ्लड आ जाएंगी, टनल कोलैप्स, और कई बार क्या होता है जो टनल है वो भी कोलैप्स हो जाती है। रिसेंटली उत्तराखंड में ऐसा कुछ हुआ था, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां पे एक टनल क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। माइनिंग इन डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में माइनिंग अलग तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। देखो कैसे, डेवलप्ड कंट्रीज आर डूइंग लेस माइनिंग ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा माइनिंग नहीं कर रही हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, सीधी सी बात है। और पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होगी तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होगी, पैसे भी ज्यादा मांगेगी वहाँ की लेबर, तो ये लोग नहीं कर रहे माइनिंग। ऑन दी अदर हैंड, डेवलपिंग कंट्रीज आर डूइंग मोर माइनिंग एज दे हैव चीप लेबर। डेवलपिंग कंट्रीज में माइनिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि इनके पास काम करने के लिए लेबर सस्ती है, चीप लेबर है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। सम कंट्रीज इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया डिपेंड हैविली ऑन माइनिंग। इन कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरीके से बहुत हैविली किस पे डिपेंडेंट है, माइनिंग पे डिपेंडेंट है। दीज कंट्रीज अर्न ओवर 50% ऑफ इनकम फ्रॉम मिनरल्स। ये जो कंट्रीज हैं जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि 50% इनकम इनकी कहाँ से आ रही है, माइनिंग से आ रही है, मिनरल से आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट मैप्स भी बता दिए हैं, आपको ये पढ़ लेने हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगी जो आप प्रिंट करा सकते हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं। आपको उसे प्रिंट करा लेना है, उसके बाहर से मैप नहीं आने वाला है। दोनों बुक के मैप मैंने आप वहाँ पे कवर कर दिए, चाहे वो इंडिया वाली बुक है हमारी, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है। ठीक है, दोनों के जितने भी मैप्स हैं मैंने वहाँ पे आपको डाल दिए हैं, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड का है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का है, या हमारे लैंड रिसोर्सेज का है, सारे के सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैप। आपको उसे प्रिंट करा लेना है, और मैं चाहता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 एटलीस्ट आप लोग मैप में लेके आए, एक भी मैप नहीं छोड़ना है। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ये शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को आपके लिए आसान बनाने की, लेक्चर्स को आपके लिए आसान बनाने की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे हमारे लेक्चर्स जा रहे हैं, क्या मैं बहुत लेट तो अपलोड नहीं कर रहा, कितना फ्रिक्वेंटली मुझे अपलोड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए पढ़ाते हुए। आप ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सजेशन दीजिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।